हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट क्लास 12 की फिजिक्स का ये रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। हाँ, इस पे 3-4 वीडियो अपलोड भी हो चुके हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्ची ने क्वेश्चन पूछे हैं कुछ दिए गए होमवर्क से, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। फिर आपके भी जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं उसे भेजते रहिए और जो प्रॉब्लम हो वो पूछते रहिए, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछते रहिए बेटे, ठीक है। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी प्रोजेक्ट होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट मैचिंग टाइप का है, एमसीक्यूज टाइप का। स्टेटमेंट मैचिंग नहीं कह सकते, लेकिन कई मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमें करेक्ट वन चूज करना है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट इज ट्रू। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा पॉइंट है इट इज द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। दूसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज मोर फॉर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ टू यूनिट इज कंपेयर्ड टू एस पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 यूनिट। इसमें कह रहे हैं कि केवल पहला सही है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है, कौन से सही है। तो इसमें कह रहा है ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी कह रहा है ओनली 2, ऑप्शन सी कह रहा है 1 and 2 एंड ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 and 3। तो अगर आप देखें तो पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको याद हो बेटे, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस बात पर डिपेंड करता है, केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट से किस पॉइंट पर गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये मैंने आपको बताया। तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, इट इज अगर आपको याद हो भाई, डेल्टा बी मैंने करके दिखाया है ना, बी ए, अगर ये एक पॉइंट है, ये बी है, अगर आपको बी ए बी निकालना है तो बी बी माइनस बी ए, यानी आपको पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए करना है। ये नहीं देखना है कि आप किस रास्ते से चार्ज को ले गए, ठीक है। चलिए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। इट इज द वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन 1 पॉइंट टू अदर। सेम बेटे, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन जब बताया था तो B इज इक्वल टू W बाई Q बताया था कि नहीं, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से 2 पॉइंट्स तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है या बताता है। तो ये 2 पॉइंट सही हो गए। लास्ट वन, इट इज मोर फॉर पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 यूनिट्स एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 यूनिट। इनका कहना है कि ये 2 चार्ज के लिए ज्यादा होता है और 3 चार्ज के लिए क्या होता है, 1 चार्ज के लिए कम होता है। इसको समझते हैं हम लोग। It is more for positive charge of 2 units as compared to the positive charge of 1 unit. माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि आप क्या करें, एक चार्ज को कम चार्ज को ले जाएंगे तो क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा फील होगा, ऐसा कह रहे हैं। मतलब चार्ज पर इसका क्या है, डिपेंडेंसी आपको पूछ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप क्या करते हैं, यहां से आप मान लीजिए यहाँ एक चार्ज ले जाते हैं, अब वो चार्ज क्यों ले गए, तो ये कह रहे हैं कि ये क्या होगा, मोर होगा। फिर अगर हम लोग क्या करें, ऐसे समझो, ये एक पहला केस ये कह रहे हैं, एक केस ये कह रहे हैं, इट इज मोर फॉर अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिट। तो अगर आप 2 क्यों ले जा रहे हो तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ज्यादा होगा। क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं इट इज मोर फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज। जबकि बेटे अगर आप इस देखिए, डिनोमिनेटर में अगर 2 है, यहाँ 1 है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू स्मॉलर होगी। तो ये तीसरा नहीं, यानी इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 1 and 2। ये 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हालांकि क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये होमवर्क में दिया था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है बेटे, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is applied in uniform electric field E. An electric dipole of moment P is placed in uniform electric field E, then which of the following is correct
कौन सा करेक्ट है? द टॉर्क ऑन द डायपोल इज P क्रॉस E, ठीक है, डायपोल कह रहे हैं कि P क्रॉस E होगा। दूसरा कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज P डॉट E, पहला P क्रॉस E बोले हैं, दूसरा P डॉट E। तीसरे नंबर पे बोल रहे हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द डायपोल इज ऑलवेज मैक्सिमम। नहीं बेटे, तो आपको इसमें क्या पहला ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि 1 2 3 सही है, 1 और सेकंड सही है। तीसरा ऑप्शन है सी और सी ऑप्शन है कि दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहे हैं कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा सही है। तो देखिए डायपोल पर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला तो सही है P क्रॉस E। डायपोल की जो एनर्जी है वो भी सही है, माइनस P डॉट E होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मॉड लगाए हैं तो आंसर सही है, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि टॉर्क हमेशा मैक्सिमम होता है, ऐसा नहीं। टॉर्क किस पर डिपेंड करता है? अगर आप देखें तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा PE साइन थीटा, तो मैंने थीटा के अलग अलग एंगल पर बात की थी, तो कह रहे नहीं हमेशा मैक्सिमम होगा, ऐसा नहीं है। जब साइन 0 हो जाएगा तो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो ऐसे केस में डायपोल पर लगने वाला जो टॉर्क है वो मैक्सिमम मिनिमम होता रहता है। तो ये ऑलवेज कह रहे थे, इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है, तो दो स्टेटमेंट सही है और इसको डिफाइन कर रहा है कौन? दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा जो ऑप्शन बी है 1 और 2। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2। हालांकि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का था, हम लोग अभी पहला ही चैप्टर रिवीजन कर रहे थे, बट क्योंकि अब बच्चे जो क्वेश्चन मेरे से पूछेंगे मैं उसको आंसर जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा है ना प्रॉमिस है, इस वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। तीसरा बेटे क्वेश्चन देखें, अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको नीचे क्या है स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें करेक्ट चूज करना है। पहला क्या दे रहा है? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ पोलर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस और डिस्प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स displacement stops when the external force on the external force on the constituent charge of the molecules is balanced by the restoring forces. तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि the non-polar molecules develops an induced dipole moment. पहला देखते हैं इसमें वही चार ऑप्शन दिए गए हैं, किसमें कह रहे हैं कि पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि नहीं दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी कह रहे हैं नहीं पहला तीसरा सही है, और ऑप्शन डी कह रहे हैं नहीं पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट तीनों सही है। तो बारी बारी से एनालाइज करते हैं। इन एन एक्सटर्नल, पहला स्टेटमेंट क्या है? इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑफ कोर्स बेटे, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रख देंगे, दैट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या है जिनमें पोल्स की बात नहीं की जाती, जैसे आपका Sc2H4 है ना, इस तरीके का एग्जांपल बताया था। तो उसमें क्या होता है कि सब्सटेंस में नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेसमेंट स्टॉप्स व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट चार्ज मॉलिक्यूल्स बैलेंस बाय रिस्टोरिंग फोर्स। ऑफ कोर्स बेटा, अगर क्या हो जाएगा, फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा, तो मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डेवलप्स एंड इंड्यूस the non-polar molecules develops an induced dipole moment। तो बिल्कुल बेटे ये डायपोल मोमेंट इंड्यूस करते हैं, बट नेट डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है, 0 होता है, याद रखना। डायपोल मोमेंट इनमें एग्जिस्ट करता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है बेटे, तो आप इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन 2-3 बच रहे हैं, और ग्रेसी सिंह नाम की बच्ची ने मेरे से पूछा था, जैसा मेरे पास आईडी दिखता है, तो अगर आपको अभी भी और क्वेश्चन जो 4, 5, 6 हैं अगर नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उनको आप पहले तो पूरी थियरी अच्छे से पढ़िए,
और एक एक स्टेटमेंट को रीड करिए, फिर बताइए कि क्या नहीं समझ में आ रहा। जिस तरीके से आपने अभी देखा ऐसे ही आपको करना है, एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज करना है कि हाँ ये बात सही है कि नहीं। आप पता कर लीजिए कौन से स्टेटमेंट सही है, अपने आप आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो आगे की क्वेश्चन मैं खुद बता दूंगा। चलिए, लास्ट वीडियो तक बेटे हम लोगों ने बात कर लिया था कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल के बारे में, और थोड़ी सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कर चुके थे। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, 1/4πε0 q/r²। ठीक है, तो इतना हम लोग पिछले वीडियो तक कर चुके हैं, अब इसके आगे ही चलना है हम लोगों को। तो अब देखिए, आपने जाना कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात पर डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। आगे हम लोग को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर हम लोग क्या करें, एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और इसके बगल में कोई चार्ज रख दें छोटा सा, तो हमें देखने में आता है कि ये अगर ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर की तरफ मूव करता है। अगर इस पाथ को ट्रेस कर दें तो हमें क्या पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि कुछ लाइंस एमिट होती हैं, कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज के लिए एक्सपेरिमेंट करें तो हमें देखने में आता है कि ये लाइंस क्या होती हैं, इस चार्ज की तरफ जाती हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज लाइन विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गेट कन्वर्जेस ऑन नेगेटिव चार्ज। कुछ लोग ये डेफिनेशन बताते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पाथ ट्रेस किया जाता है। कुछ लोग ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दोज लाइन इन विच इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं, बताया जा चुका है, इसको जरा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के बाद हम लोग को थोड़ी सी बात चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की करनी है बेटे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी 2 तरीके की होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्जेस किस तरीके से बटे हुए हैं। तो एक होता है आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ना। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है बेटे, चार्जेस आपस में क्या होते हैं, इतनी दूरी पर होते हैं कि उनके बीच के दूरी को हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, देखने में आता है कि चार्जेस के बीच में क्या होता है, दूरी इतनी कम होती है कि हम उनको कंसीडर नहीं कर पाते। इस वजह से उसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। बहुत डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया था जब हम लोग पीछे पढ़ रहे थे डिटेल में। तो आज तो रिवीजन हो रहा है, इस वजह से स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। अब देखिए, आपको 3 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज क्या होता है बेटे, जब किसी वायर या किसी सर्कल, किसी वायर या किसी सर्कुलर लूप के क्रॉस चार्जेस अवेलेबल हों, सरफेस या किसी वायर के क्रॉस चार्जेस अवेलेबल हो तो उसे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी सरफेस पर चार्जेस अवेलेबल हो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और किसी वॉल्यूम में चार्ज अवेलेबल हो तो उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इनके करस्पॉन्डिंग डेंसिटीज क्या होती है बेटे, यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी बोलते हैं या लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dl। सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू dq/ds। ds आपकी dq क्या है, चार्ज ऑन स्मॉल एरिया ds, और ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे dq/dv से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी हम लोगों ने बहुत डीप स्टडी बहुत अच्छे से वहां पर किया था जब हम लोग पहली बार अच्छे से पढ़ रहे थे। ओके, आगे चलते हैं, आगे बातों को समझते हुए आगे चलते हैं। एक एक पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, लेकिन सारी बातों को डिस्कस कर भी लेंगे। चलिए,
अब बेटे बात करते हैं एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई क्या है, एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एरिया है और ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, तो मॉड ऑफ ए जो है वो इसके एरिया के इक्वल, सपोज कर लो एस के इक्वल है, और डायरेक्शन इसकी क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है बेटे, ऐसा वेक्टर जो किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली हो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे वेक्टर को एरिया वेक्टर बोलते हैं। याद रखने की बात है, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो गिवन सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से बताया था। अब बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट मीन्स अगर किसी, मान लीजिए यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से पास हो रही हैं, तो उसकी यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। सपोज कर लीजिए ऐसे क्या है, फील्ड लाइंस जा रही हैं और अगर हम क्या कर ले, एक हाथ रख दें तो इस हाथ से गुजरने वाली फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। इसी तरीके से जब हम इसको मैग्नेट में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। बहुत क्लियरली समझना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसे फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट एस। ई क्या है बेटे, एरिया वेक्टर है, और ई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एस क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल है। अगर मान लीजिए अलग अलग एंगल्स पर आता है तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये रिवीजन क्लास है माय डियर स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी होगी, हमें सारे टॉपिक को कवर भी करना है। तो कैसे करेंगे भाई, जो क्लास हम 20 जो वीडियो जो हम 25-30 क्लास में एक यूनिट करेंगे, 4 वीडियो में कैसे करेंगे, तो स्पीड तो करनी पड़ेगी। आप फिर भी आप साथ में चलते रहिए, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नोट करके मुझे बताइए, मैं कुछ करूंगा। या आपको कोई और एक्स्ट्रा टॉपिक जानना है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड, तो भी बताइए, मैं उसको बताऊंगा। हालांकि 100% टॉपिक आपको बताए जा चुके हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हुआ बेटे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिलता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारा जो प्लेट है या सरफेस है वो परपेंडिकुलर नहीं होगा तब। ठीक है, आगे चलें। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट लॉ है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बेटे, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई एक मान लीजिए क्लोज सरफेस ले लेते हैं, तो बड़ा ये बना दिया और इसमें चार्ज रख दिए अंदर क्यू। तो गॉस का ये कहना है कि इससे निकलने वाले टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज कितना होगी, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बड़े सिंपल शब्दों में, यानी टोटल फ्लक्स कमिंग फ्रॉम अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज चार्ज इनटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो इसे ही गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है, क्योंकि गॉस लॉ किसी भी आर्बिट्ररी क्लोज शेप के लिए ट्रू है, बस उसमें चार्जेस इनसाइड होने चाहिए। क्यों क्या है, नेट चार्ज है। अगर इसमें मान लीजिए कई चार्जेस हैं तो सब चार्जेस को पहले हम लोग एल्जेब्रिक सम करेंगे, जैसा कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज में हम लोगों ने देखा था। फिर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ओके, चलिए अब बेटे चूंकि हमको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करना है, तो हम लोग क्या कर लें, देख लेते हैं कि डिफरेंट केसेस। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में करते हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। कुछ केसेस करते हैं वही करेंगे। दूसरा हम लोग किसी वायर की वजह से करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आता है लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट p पर। और ये तीसरा प्लेन शीट की वजह से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेन शीट की वजह से आया बेटे।
चौथे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी स्फेरिकल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और इनसाइड आउटसाइड और द सरफेस के बीच में। तो अगर आप देखें तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पर आता है 1/4πε0 Q/r, तीसरा, ठीक है। और तीसरा है हमारा आउटसाइड द सरफेस, आउट ई आउट 1/4πε0 Q/स्मॉल, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चैप्टर होता है समाप्त। तो इसको आप रिवीजन कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे जब हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट पूरा कर लेंगे तब। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई बच्चों। तो अब आप क्वेश्चंस करिए, जो प्रॉब्लम आई वो पूछिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।